बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्रीक्वेंसी ट्यूटोरियल पे। और आज का जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है हमारा oogenesis। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स। तो हमने oogenesis में थोड़ा सा इससे पहले किया था कि oogenesis होता क्या है। oogenesis का मतलब होता है एग का फॉर्मेशन। और oogenesis में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं, और किसी भी फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन कब से स्टार्ट हो जाता है। तो हमने ये पूरा पढ़ लिया था बेटा कि एग का फॉर्मेशन जो है जब हमारा फर्स्ट मंथ, फीटस का फर्स्ट मंथ होता है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है और अगर बेबी गर्ल हो तो फर्स्ट मंथ से ही उसमें एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, बट वो तब फंक्शनल नहीं होते हैं। तो फर्स्ट मंथ पे, सेकेंड मंथ पे, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ लगातार नंबर बढ़ता रहता है प्राइमरी फॉलिकल्स का। उसके बाद क्या होता है, फिर एट्रेशिया स्टार्ट हो जाता है। एट्रेशिया जैसे कि मैंने आपको कहा था, एट्रेशिया का मतलब क्या होता है कि जितने भी जो प्राइमरी ओसाइट बन रही थी वो श्रिंक हो जाते हैं और उसके बाद वो डीजनरेट हो जाते हैं। जब प्यूबर्टी की एज आती है तो उस टाइम पर हार्मोन्स का चेंजेस होता है, और हार्मोन्स की चेंज होने की वजह से ही जो एग थे वो आगे फंक्शनल होते हैं। तभी कैपेसिटी आती है बॉडी में कि अब जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर जो मेच्योर एग है वो बन रहा है, एट्रेशिया नहीं हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कि oogenesis जो है वो है क्या। ये हमने पहले भी किया था। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एग या फिर ओवम या फिर ooted, ठीक है। इसके फॉर्मेशन को ही हम क्या बोल देते हैं, oogenesis बोल देते हैं। अब oogenesis जो है इसके फेजेस कौन कौन से होते हैं, oogenesis जो है वो किन किन फेज में कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट जो है इसके लिए वो होता है मल्टीप्लीकेशन फेज। कौन सा होता है, मल्टीप्लीकेशन फेज। सेकंड जो होता है इसमें वो होता है ग्रोथ फेज। कौन सा होता है, ग्रोथ फेज। और जो थर्ड होता है इसके अंदर वो होता है मैच्यूरेशन फेज। कौन सा होता है, मैच्यूरेशन फेज। तो ये तीन फेज होते हैं। अब एक बार देखते हैं कि तीनों फेज किस किस तरह से होते हैं और किस तरह से पूरी तरह से जो एग या ओवम जिसको हमने बोला है वो बनता है, ठीक है। यहां से शुरू किया हमने अपना मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज यहां से स्टार्ट कर दिया। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या होता है, बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं, बहुत सारी। जैसे ही हमारे में प्यूबर्टी आती है तो लगभग 500 प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो सारी की सारी जो है पहले एक चेन बनाती हैं एग की, उसके बाद वो ग्रुप बनाती हैं। उस ग्रुप में से ही कोई एक सिलेक्ट होता है जिसको पूरी प्रोसेस करनी होती है, ठीक है। पहले चेन बनती है, फिर उनका ग्रुप बनता है, उसमें से एक सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि सबसे पहले जो सिलेक्ट हुआ है एग मदर सेल, या फिर उसको बोल देंगे oogonia। एग मदर सेल, ठीक है, एग मदर सेल, या फिर क्या बोल देंगे हम इसको, oogonia। ओके, इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये पहले बता देते हैं कि ये डिप्लॉयड है, राउंडेड है, फ्लैजिला नहीं है। इसमें यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस। कौन सी प्रोसेस हुई, माइटोसिस। और माइटोसिस प्रोसेस जो है उसमें आइडेंटिकल डिवीजन होता है, तो इसका मतलब डिप्लॉयड है, तो अगेन उससे क्या बनेगी, नई सेल जो बनेंगी डिप्लॉयड ही होंगी। फिर से इसके अंदर क्या हुआ बेटा, माइटोसिस। दूसरी बार फिर से क्या हुआ, माइटोसिस। पहले यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे माइटोसिस हुआ तो ये बनी, फिर से यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस। और जैसे ही माइटोसिस हुआ तो फिर से यहाँ पे वही चीज होएगी, क्या कि भाई आइडेंटिकल डिवीजन है, तो ये क्या बन गई, जैसे ऊपर जो सेल थी उन्हीं की ये कॉपी बन के रेडी हो गई, ये ओके, ये बन गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझना, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी कहा था
कि भाई जब फर्स्ट मंथ जो होता है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, अगर फिटस जो है वो आगे किसी बेबी गर्ल का बन रहा है तो उसी टाइम से उसमें एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट वो क्या होगा, पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होता है, वो फंक्शनल नहीं होते हैं। तो यहाँ तक जो प्रोसेस होती है वो फिटस के अंदर हो रही है, यहाँ तक होती है, और बर्थ के टाइम तक इतनी ही प्रोसेस होती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर एट्रेशिया मतलब क्या है, डीजेनरेट होनी शुरू हो जाती है, इससे आगे नहीं होती है। एटलीस्ट यहाँ प्यूबर्टी तक बोल सकती हूँ मैं कि प्यूबर्टी तक ऐसा होता है, ठीक है, प्यूबर्टी से पहले पहले ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, एट्रेशिया आ जाएगा, फिर यहाँ से क्या होता है, एट्रेशिया आ जाता है, डीजेनरेशन शुरू हो जाता है, ओके। अब देखो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एट्रेशिया जो है ये डिवीजन ही तो है ना सेल का, कौन सी स्टेज पे आता है, तो बेटा डिप्लोटीन, कौन सी, डिप्लोटीन स्टेज। अब देखो यहाँ पे शुरू हो गया हमारा दूसरा फेज जो कि है ग्रोथ फेज। दूसरा फेज शुरू हो गया, कौन सा है वो, ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज के नाम से ही लग रहा है कि ग्रोथ होएगी, तो यहाँ से जैसे मैंने इसको एक को ले लिया, इसको यहाँ नाम दे देती हूँ मैं, तो कोई बार ये ले लिया मैंने, यहाँ पे इसको मैंने नाम दे दिया, यहाँ पे प्राइमरी oocyte, क्या नाम दे दिया, प्राइमरी oocyte। और ग्रोथ फेज में आ गया, तो ग्रोथ फेज में आते ही क्या हुआ, इसका साइज बढ़ गया, इसका साइज बढ़ गया, ठीक है। अब साइज क्यों बढ़ा भाई, क्योंकि ग्रोथ फेज में आते ही क्या हो गया, योग का एक्यूमिलेशन हो गया। योग जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे इकट्ठा एक्यूमिलेशन होता है, मतलब क्या होता है, वाइटिलोजेनेसिस होता है। तो वाइटिलोजेनेसिस होता है तो किस किस ऑर्गेनिज्म में एग का साइज कितना टाइम्स इंक्रीज होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ह्यूमन बीइंग की बात करी, ह्यूमन फीमेल जो है उनमें एग का साइज कितना इंक्रीज होता है, 200 टाइम्स। कितना होता है, 200 टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हैन का एग जो है उसका भी कितना होता है, 200 टाइम्स। अगर बेटा यहाँ पे बात करूँ फ्रॉग के एग की, तो ग्रोथ फेज में उसका कितना साइज इंक्रीज होता है, 2000। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ माउस के एग की, तो उसका कितना बढ़ता है, 43 टाइम्स। और अगर यहाँ पे मैंने बात करी किसकी, ड्रोसोफिला के एग में, तो उसका साइज जो है वो कितना बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, 90,000 बढ़ता है। तो ये हमने कब बात करी है कि ग्रोथ फेज आया, तो ग्रोथ फेज आते ही क्या हुआ, वाइटिलोजेनेसिस हुआ, योग का एक्यूमुलेशन हुआ, तो जो एग है उसका साइज कितना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज जो है ये अब यहाँ शुरू हुई है प्यूबर्टी वाली, प्यूबर्टी से लेकर के जो पूरी तरह से हमारे अडल्ट के कैरेक्टर स्टार्ट हो जाते हैं, तो यही चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। तो देखो एक बार ये यहाँ तक हो गया हमारा क्या, ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज के बाद बता रही हूँ, ये प्राइमरी oocyte था, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू हो गया थर्ड फेज जिसका नाम है मैच्योरेशन फेज। नाम क्या है उसका, मैच्योरेशन फेज। ये मैच्योरेशन फेज है। इसमें क्या हुआ, जो ये प्राइमरी oocyte जो थी, इसी में से दिखा रही हूँ एक बार, जो ये प्राइमरी oocyte जो थी, अब इसमें यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस। और पता है सबको मियोसिस तो 2 बार होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, मियोसिस 1 हुआ। अब जब मियोसिस 1 हुआ तो मियोसिस 1 में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। क्या होता है, रिडक्शनल। और अभी तक जो ये सेल चलती आ रही थी वो कैसी थी, डिप्लॉयड। रिडक्शनल डिवीजन जब हुआ तो कैसे हुआ कि इसमें से एक ये ऐसी सेल बन गई और एक ऐसी सेल बन गई। ये जो है इसको नाम यहाँ पे दे दिया मैंने, वो प्राइमरी थी तो ये है सेकेंडरी oocyte। क्या है, सेकेंडरी oocyte। और इसको यहाँ पे नाम दे दिया मैंने फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या नाम दे दिया, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये एक तरह से क्या है, नॉन फंक्शनल बॉडी है। ये एक तरह से क्या है, नॉन फंक्शनल बॉडी है, ठीक है। चलो ये मैच्योरेशन की बात कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस 2। अभी तो मैंने कहा कि मियोसिस 2 बार होता है, तो मियोसिस 2।
मियोसिस 2 फिर से हुआ तो फिर से क्या हुआ, इसी तरह से अनइक्वल डिवीजन हुआ, इसी तरह से अनइक्वल डिवीजन हुआ। बहुत खास पॉइंट ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो बेटा, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करते हैं, तो ये फर्स्ट मियोसिस तक तो फ्यूजन से पहले होता है। जैसे ही स्पर्म एग के साथ फ्यूज होना स्टार्ट होता है, तब जाकर के क्या होता है, मियोसिस 2 प्रोसेस होती है। जब स्पर्म जो है एग के पास आएगा और फ्यूजन करेगा, तो मियोसिस 2 स्टार्ट होता है। और मियोसिस जब 2 होता है तो फिर से क्या हुआ, एक तो ये बन गई सेकेंड पोलर बॉडी, क्या बन गई, सेकेंड पोलर बॉडी। और जो ये बना, इसको मैंने बोल दिया कि क्या है, एक मैच्योर एग है। क्या है ये, एक मैच्योर एग है, या फिर इसको बोल सकती हूँ मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बोल सकती हूँ, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बोल सकती हूँ। अभी नंबर कैसा है बेटा इनका, n, क्योंकि ये जो थी हमारी यहाँ पे जो मियोसिस 1 हुई थी, ये क्या थी, इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, और रिडक्शनल है तो ये नंबर कैसा हो गया, 2n वाला, n एंड n। और एक तरह से यहाँ पे क्या हुआ है, अनइक्वल डिवीजन हुआ है, अनइक्वल डिवीजन हुआ है, ठीक है। सेकेंड टाइम पर जब मियोसिस 2 हुआ तो ये क्या हुआ था, आइडेंटिकल डिवीजन। ये n था तो ये भी क्या बन गए, हैप्लॉइड बन गए, यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बन गई, मैच्योर एग है, या फिर इसको बोल सकती हूँ मैं मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बोल दिया मैंने इसको, ओके, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से ये क्या होगा, ये इसके बीच में जो ये है ना, इसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। अब ये रप्चर होगा, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, बाहर जब निकलेगा ये सेकेंडरी oocyte, तभी क्या होता है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस है हमारी, ये थी oogenesis की, कि oogenesis किस तरह से होता है, ठीक है। 3 हमने फेजेस किए हैं ना इसके, कौन कौन से हैं, एक था मल्टीप्लिकेशन, दूसरा था हमारा ग्रोथ, और तीसरा था हमारा मैचुरेशन, ओके। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, और इम्पोर्टेंट है ये काफी। पेपर में क्या है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, इन दोनों में से आपका कुछ ना कुछ पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। चलो नेक्स्ट जो है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इट इज ए cyclic change, it is a cyclic change occur in primates, it is a cyclic change occur in primates, ठीक है, by the changing of the level of hormones, हॉर्मोन्स का लेवल चेंज होता है, अप एंड डाउन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ह्यूमन फीमेल या फिर प्राइमेट जैसे एप हो गए या फिर मोंकी, ये सब जो होते हैं उनके अंदर नेचुरल साइकिल होती है, नॉन प्राइमेट में ऑस्ट्रस साइकिल होती है, ये हमने पहले कर लिया है। तो ये हॉर्मोन्स की चेंजेस की वजह से होती है। और मेंस्ट्रुअल जो है, मेंस्ट्रुअल जो नाम है ये एक वर्ड से आया है, मेंसम से। मेंस्ट्रुअल जो है वो मेंसम वर्ड से आया है, और मेंसम जो है इसका मतलब क्या होता है, मंथ। मेंसम का मतलब क्या होता है, मंथ। इसका मतलब ये साइकिल जो है ये क्या है, एक पूरे मंथ की साइकिल है, 28 से 30 डेज, मतलब अबाउट 1 मंथ की साइकिल है ये, ठीक है। और हार्मोन्स की वजह से होती है ये साइकिल, ओके। अब क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, एक बार हम ये देख लेते हैं कि कब से स्टार्ट होती है और कैसे होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्यूबर्टी की एज से स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो जब प्यूबर्टी की एज आती है तो हार्मोन्स का चेंज होता है, तभी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो जनरली हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होगा तो ब्लीडिंग फेज होता है। सो ब्लीडिंग फेज में क्या होता है
कि जो प्राइमेट्स जो होते हैं उनमें से एंडोमेट्रियम लेयर का रप्चरिंग होती है और वो क्या है ब्लीडिंग के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है, ब्लड। तो ये कब से स्टार्ट हुई? प्यूबर्टी की एज से हार्मोन्स का चेंज हुआ। अब बीच बीच में क्या होता है, साइकिल स्टार्ट कब से हुई है? जब से प्यूबर्टी की एज आई थी तब से, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, हार्मोनल चेंज हुआ था, तो इसलिए क्या है कि ये साइकिल हो गई स्टार्ट। बट ये साइकिल जो है वो सस्पेंड कब कब होती है, रुकती कब कब है? तो एक तो टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी में एग का फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि नीड भी नहीं होती है, फ्यूजन ऑलरेडी हो चुका है, फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है, फिटस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो एग का फॉर्मेशन उस टाइम पे नहीं होता। दूसरा होता है लैक्टेशनल टाइम पीरियड। लैक्टेशनल टाइम मतलब क्या है कि जब डिलीवरी के बाद मदर जो है वो मिल्क को रिलीज करती है, तब भी क्या होता है, कई सारे हार्मोन्स जो है उनके चेंजेस आते हैं, तो उस टाइम पे भी एग फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल तब नहीं होती है। और अगर हम बात करें कि कंप्लीट तरह से कब रुक जाएगी, क्या है, कंप्लीट सस्पेंड कब हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीट सस्पेंड कब हो जाएगी, तो बेटा एक स्टेज होती है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। और कब आती है? 48 से लेकर 52 तक की जो एज होती है ह्यूमन फीमेल की, तब क्या है, मेनोपॉज होता है। और मेनोपॉज में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, स्टॉप। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं। तो ये क्या होता है ये क्या होता है, ये चेंजेस होते हैं, एक्सीडेंटल चेंजेस आते हैं मेनोपॉज के टाइम पर, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अब एक बार ये देख लेते हैं कि जब मेनोपॉज आया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल तो क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है, तो उस टाइम पीरियड पर फीमेल की बॉडी में और क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट चेंज देखो क्या आएगा, एस्ट्रोजन, फीमेल का सेक्स हार्मोन है ना, एस्ट्रोजन का लेवल काफी डाउन हो जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल काफी डाउन हो जाएगा। देखो बेटा, स्मॉल लिटिल बिट जो है, बहुत कम जो है वो टेस्टोस्टेरोन भी प्रेजेंट होता है फीमेल में, बहुत कम अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन भी प्रेजेंट होता है। तो जब तक एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा था तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो कोई भी काम नहीं करता, वो तो बिल्कुल ना के बराबर था जब एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा था। बट जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल हुआ जीरो, बहुत कम, जीरो हो गया, तो जो टेस्टोस्टेरोन जो बहुत कम अमाउंट में था वो भी क्या करेगा, वो अपना बॉडी पे इफेक्ट डालना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जब इसका डाउन हुआ तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसकी वजह से बॉडी में कुछ एक चेंजेस आएंगे। क्या क्या चेंजेस, जैसे फेशियल हेयर, फेशियल हेयर्स, ठीक है, फेशियल हेयर आने शुरू हो जाएंगे, या फिर क्या है कि हेयर लॉस, ठीक है, बाल बहुत बुरी तरह से झड़ना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ क्या होता है, और भी कई सारे चेंजेस फीमेल की बॉडी में आते हैं। जैसे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है, मेनोपॉज आता है, तो उसके बाद क्या है कि फीमेल जो है वो कैसा फील करती है, हॉट फ्लशेस। इसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हॉटनेस, उसको फीलिंग होती है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा हॉटनेस, मतलब एक तरह से बेचैनी रहती है। एक तरह से क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर है उसमें भी चेंजेस आता है। और मूड स्विंग, मूड स्विंग मतलब क्या है कि एक ऐसा चेंजेस है ये कि जो लगभग मेनोपॉज में सभी फीमेल में हो जाता है। तो मूड स्विंग का मतलब क्या होता है कि अगर पूरी बॉडी जो है वो नॉर्मल फील नहीं कर रही है, नॉर्मल फील नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर पे फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम जो है उस पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस चीज का, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ एक चेंजेस आए हैं जब मेनोपॉज हुआ है। अब एक बार क्या है, हम फेजेस देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें हम फेजेस देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं,
ठीक है। तो ये मैंने पूरे मंथ की साइकिल को बना दिया, ये पूरा एक मंथ है, ठीक है, ये पूरा मंथ है। अब इसमें से मेरे को पूरी साइकिल को ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ जैसे लिख दिया 28 से 30 डेज और यहाँ पे फर्स्ट से शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखो फीमेल में जब पूरे मंथ की साइकिल होती है तो किस तरह से फेजेस होते हैं। सबसे फर्स्ट फेज जो होता है वो होता है ब्लीडिंग फेज। कौन सा होता है? ब्लीडिंग फेज, जिसको मेंसेस भी बोल सकते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल फेज, या फिर क्या है मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये फेज जो होता है ये भी वेरी करता है अलग अलग फीमेल में। वैसे हम नॉर्मल अगर बात करें तो 1 से लेकर 5 डेज तक का टाइम पीरियड होता है। और इस टाइम पीरियड पे क्या होता है, इस टाइम पीरियड पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर जो है, यूट्रस की 3rd लेयर, वो क्या होती है, वो रप्चर होती है। क्या होती है? रप्चर होती है। क्यों रप्चर होती है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल काफी डाउन चला जाता है, इसलिए। तो क्या है बेटा, 1 से लेकर के 5 डेज, 1 to 5 डेज जो है वो हमारा क्या है, ये बोल दिया मैंने ब्लीडिंग फेज। कौन सा फेज है ये? ब्लीडिंग फेज है। वैसे हम बिल्कुल फिक्स नहीं बता सकते हैं क्योंकि अलग अलग फीमेल में ये अलग अलग भी हो सकता है। हमने नॉर्मली बताया कि इतना होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड फेज शुरू होता है। सेकंड फेज को बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर फेज। या तो इसको फॉलिक्यूलर फेज बोल सकते हैं या फिर इसको प्रोलिफेरेटिव फेज भी बोल सकते हैं, या फिर इसको प्रोलिफेरेटिव फेज भी बोल सकते हैं। ये फेज होता है 6 से लेकर के 13 डेज तक का। कब का होता है बेटा? 6 से लेकर के 13 डेज तक का। अब इसमें देखो होता क्या है। प्रोलिफेरेटिव का मतलब होता है ग्रोथ करना, फॉलिक्यूलर फेज का मतलब फॉलिकल्स का बनना। अब क्या होता है, यहाँ पे एग बनता है इस टाइम पीरियड पे। क्या होता है? इस टाइम पीरियड पे एग बनता है। अब आपसे देखो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछा जाता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पूछ लेते हैं कि ग्रोथ फेज किसमें कितने दिन का होता है। अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करें, यहाँ पे ये हो गया हमारा कौन सा फेज, 6 से लेकर के 13 डेज का हो गया। नाम क्या है इसका? प्रोलिफेरेटिव फेज। ये प्रोलिफेरेटिव फेज है, ठीक है। तो आपसे क्या है, कई बार ये पूछा जाता है कि ह्यूमन फीमेल जो है, ह्यूमन फीमेल जो है उसमें बताओ कि जो ग्रोथ फेज है वो कितने टाइम पीरियड का होता है। तो लगभग हम क्या बता देते हैं, 12 से 13 दिन का ही होता है। 12 से 13 दिन का, क्योंकि बोला ना मैंने 6 से 13 डेज, तो लगभग 12 से लेकर 13 डेज तक का ही ये होता है, ठीक है। अगर फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में भी लगभग 2 to 3 डेज का होता है, ठीक है। और अगर हम क्या है कि यहाँ पे हेन की बात करें तो हेन में भी जनरली क्या होता है कि 6 से 12 डेज का ही होता है ये। तो ये क्या है बेटा, अलग अलग कुछ एक टाइम पीरियड होते हैं जो ग्रोथ के होते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज जो है वो 6 से 13 डेज तक का हो गया। यहाँ पे आ गया हमारा 14th डे, ये 14th डे है। और 14th डे पे क्या है, अब एग जो था वो जितना बनना था वो बन गया ना। एग का साइज क्या हो गया, पूरी तरह से बड़ा हो गया। किसकी वजह से? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हुआ है। तो एग जो है वो पूरी तरह से बन गया, उससे ज्यादा बड़ा साइज उसका नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा, वो रप्चर। अब क्या होगा, वो रप्चर। उसके रप्चर होने को बोलते हैं ओव्यूलेशन। और रप्चर कब होता है? 14th डे पे होता है। फिक्स नहीं है बेटा कि 14th पे होगा, क्योंकि क्या है कि पूरा जो ये साइकिल मैं बता रही हूँ ना, ये क्या होता है कि किसी फीमेल के अंदर ये टाइम पीरियड अगर थोड़ा बढ़ गया तो हो सकता है घट जाए या और बढ़ जाए। तो 14th पे हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि 14th डे पे क्या होता है, एग रप्चर होता है। और 14th डे पे क्या होता है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है जो यहाँ पे बना हुआ था, और उसमें से एक सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है। उसके बाहर निकलने को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। और उसी जो सेकेंडरी oocyte जो बाहर निकला है वही क्या करेगा, आगे चल के फ्यूजन करता है स्पर्म के साथ, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर उनका फ्यूजन अच्छे तरीके से हो गया, नॉर्मल हो गया, तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो उसके बाद ये जो साइकिल है वो उसके अंदर नहीं चलेगी, ठीक है। चलो
ये 14th डे पे क्या हो गया कि जो यहाँ पे मैच्योर हुआ था ग्राफियन फॉलिकल वो रप्चर हो गया, सेकेंडरी साइड बाहर निकल गया। अब ये 15 से लेकर के और 28 या 30 डेज तक का टाइम पीरियड है, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज। अब ये ल्यूटियल फेज क्या है बेटा? ल्यूटियल का मतलब यहाँ से क्या हुआ कि भाई जैसे कि मैंने अभी तुम्हें कहा कि जिस तरह से ये मैच्योर क्या था, एक oocyte, ये मैच्योर हो गया था ना यहाँ तक। अब इसके अंदर क्या था? सेकेंडरी oocyte। ये क्या हो गया? रप्चर। ये क्या हो गया? बाहर निकल गया। ये बाहर निकल गया तो ये रिमेनिंग बॉडी है ना, उस रिमेनिंग बॉडी को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसीलिए क्या है कि ये जो टाइम है ये यहाँ से 15 से लेकर 28 डेज तक का यहाँ पे क्या बचा हुआ है? कॉर्पस ल्यूटियम। इसलिए इस फेज को बोलते हैं ल्यूटियल फेज। इस टाइम पे भी क्या होता है, जो ये कॉर्पस ल्यूटियम बना है ये अपने अंदर से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। इसलिए इसको टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। बट क्या होता है कि कुछ एक टाइम के बाद, मतलब क्या होता है, मेनली इसका टाइम पीरियड इतना ही होता है 15 से लेकर 28 डेज तक का, मतलब लगभग इसका टाइम पीरियड 15 से 16 डेज का ही होता है। ये रप्चर हो जाता है। जैसे ये रप्चर हो जाता है तो जो प्रोजेस्टेरोन इसमें से रिलीज हो रहा था वो एकदम से डाउन हो जाता है। फिर से जब प्रोजेस्टेरोन डाउन होता है तो फिर से एंडोमेट्रियम रप्चर होती है, और रप्चर होती है तो वही फेज आ गया, कौन सा? ब्लीडिंग फेज, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बताया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें फेजेस कौन कौन से हैं। अब एक तरह से हम सारी इवेंट देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि यूट्रस में क्या हो रहा है, ओवरी में हार्मोन में क्या हो रहा है, ओवरी में एग कैसे बन रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसमें कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। तो देख लेते हैं बताइए बेटा कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है तो किस तरह से चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे यूट्राइन इवेंट्स। यूट्राइन इवेंट्स ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन चेंज, और सबसे ऊपर यहाँ पे लिख देती हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो तो ये मैंने लिखा है यूट्राइन इवेंट। तो यूट्रस के अंदर किस तरह से चेंजेस आते हैं। तो यूट्रस के अंदर सबसे पहले देखो मैंने लिखा है 1 to 5 डेज, 1 से 5 दिन में ये फेज कौन सा है यहाँ पे? ब्लीडिंग फेज। कौन सा फेज है? 1 to 5 डेज वाला ब्लीडिंग फेज। अब ब्लीडिंग फेज में जो एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो रप्चर हो रही है, इस तरह से दिखा दिया। ये क्या है? जो एंडोमेट्रियम लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या हो रही है? रप्चर हो रही है। ये दिखा दिया यहाँ से। अब जब एंडोमेट्रियम लेयर रप्चर होती है तो ओवरी में कौन से हार्मोन का लेवल डाउन होता है? प्रोजेस्टेरोन का। किसका? प्रोजेस्टेरोन का। ये मैंने यहाँ दिखा दिया कि लेवल जो है वो डाउन हो गया है प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरह से डिवाइड कर लेती हूँ। ये 1 to 5 डेज का टाइम पीरियड हो गया। ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पे क्या हो गया है? डाउन हो गया। अब जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हुआ तो प्रोजेस्टेरोन ने क्या किया? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया। ये क्या हो गया? प्रोजेस्टेरोन जो है उसका लेवल क्या हो गया था? डाउन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या किया? स्टिमुलेट। जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल क्या करवा दिया? उसने इंक्रीज करवा दिया। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल क्या करवा दिया? इंक्रीज करवा दिया। और जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसका लेवल इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ? एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? एग का फॉलिकल्स बनने लगी ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने चेंजेस करवा दिए। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर ये चेंजेस आते जा रहे हैं, ठीक है। ये जो मैंने तुम्हें वहां पे कहा था ना प्रोलिफरेटिव, तो इस तरह से ये ग्रोथ यहाँ पे शुरू हो गई है, ठीक है। एग यहाँ पे इस तरह से बनना शुरू हो गया है, ठीक है।
अब एग जो है वो पूरी तरह से बन जाएगा। यहाँ तक क्या है कि ये पूरी तरह से क्या हो गया, बन गया। ठीक है, FSH जो है उसने क्या करवा दिया, इस तरह से यहाँ पे एग जो है उसकी ग्रोथ करवाता जा रहा है। ठीक है, अब ये टाइम पीरियड जो है, यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है ये आ गया हमारा किसका, फॉलिक्यूलर, हाँ फॉलिक्यूलर फेज। कितने टाइम पीरियड का है ये, 6 से लेकर के 13 डेज तक का है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो यहाँ पे डाउन ही था, है ना। अब यहाँ पे अगर FSH जो है उसका लेवल बढ़ा तो जितने भी यहाँ पे ग्रोथ होती जा रही है ना, ग्रोथ के अकॉर्डिंग किसका लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, एस्ट्रोजन का। किसका लेवल इंक्रीज होता जा रहा है यहाँ पे, एस्ट्रोजन का, क्योंकि जैसे जैसे इनकी ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो ये दिखा दिया हमने, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो अब यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया। अब भाई FSH ने क्या कहा कि जितने मुझे ग्रोथ करनी थी उतनी तो मैंने कर दी, अब मैं इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता। तो इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता तो अब इसको क्या होना पड़ेगा, रप्चर होना पड़ेगा। तो रप्चर होना पड़ेगा, तो देखो ये रप्चर हो गया। ठीक है, रप्चर हो गया। और इसको रप्चर होने के लिए क्या हुआ, FSH ने फिर से मैसेज भेजा और FSH का लेवल तो फिर हो गया डाउन और LH का लेवल हो गया ज्यादा। LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो FSH का तो यहाँ हो गया डाउन और LH जो है, LH का लेवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। LH, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो उसको हम बोल देते हैं LH सर्ज। क्या बोल देते हैं, LH सर्ज। देखो जैसे ही LH का लेवल बढ़ा तो उसने क्या कर दिया, जो मैच्योर जो ये ग्रेफिन फॉलिकल हो रखा था ना, इसको तोड़ दिया। तोड़ के इसमें से ये क्या निकल गया बाहर, सेकेंडरी oocyte। तो ये वाला टाइम पीरियड जो है जब ये हो रहा है तो ये है 14th डे और इसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन। देखो एक बार यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या था, ये एंडोमेट्रियम जो है रप्चर हो गई थी। अब उसके बाद जब एग बनना स्टार्ट होता है तो हार्मोन्स की वजह से ये भी क्या होती है, पूरी तरह से इस तरह से मेंटेन होके चलती है, मतलब वेट जो है वो बढ़ती रहती है। और इसकी वेट कितनी बढ़ जाती है, 2 to 3 mm थिकनेस हो जाती है, 2 to 3 mm थिकनेस हो जाती है। तो इस तरह से क्या है कि ये बढ़ रही है अभी। ठीक है, इस पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसका। अब देखो ये हो गया रप्चर हो गई, ये यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये ऊपर की सिर्फ बॉडी बच गई, सिर्फ बॉडी बच गई। जहां से ये बॉडी बची वहां से जो है ये टाइम पीरियड शुरू हो गया 15 से लेकर 28 डेज का। बची खुची बॉडी जो है, बची खुची बॉडी जो है उसको क्या बोल दिया यहाँ पे, बची खुची बॉडी को कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोल दिया था, कॉर्पस ल्यूटियम। और जब ये कॉर्पस ल्यूटियम बचा ना तो फिर से यहाँ पर क्या हुआ, फिर से यहाँ पर क्या हुआ कि फिर से यहाँ पर एक हार्मोन जो है, इसको मैं कुछ इस तरह से 14th डे को इस तरह से, सॉरी ये 14th डे जो है उसको कुछ इस तरह से दिखा दिया मैंने यहाँ पे 14th डे। ठीक है, ये 14th डे, ये 15 यहाँ से शुरू हो गया। अब 15, अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जब ये था ना तो फिर से एक हार्मोन का लेवल यहाँ बढ़ता हुआ दिखा देंगे। कौन सा, बहुत ज्यादा नहीं, बढ़ता हुआ दिखा दिया। फिर से कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, 15 से 28 डेज के अंदर ये भी रप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। और जब ये पूरी तरह से रप्चर हो जाएगा, ये पूरी तरह से रप्चर हो जाएगा, फिर से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हो गया डाउन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, फिर से डाउन। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हुआ, यहाँ तक तो ये चलती जा रही थी, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हुआ तो फिर से एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, फिर से एंडोमेट्रियम, बोलो भाई, एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, रप्चर। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल फिर से क्या हो गया है, डाउन। ठीक है, तो जैसे ही रप्चर होएगी तो फिर से कौन सा फेज होएगा हमारा, ये 15 के बाद
वही 1 से लेकर 5 डेज, जिसको हमने क्या बोल दिया था, ब्लीडिंग फेज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो हमने ये क्या किया है कि भाई जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, यूट्रस में कैसे आते हैं, हार्मोन्स में कैसे आते हैं, एग में कैसे आते हैं। तो देखना, एक बार दोबारा बता रही हूँ, ये हमारा 1 to 5 डेज का टाइम पीरियड है, ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। इसमें क्या हुआ है, एंडोमेट्रियम लेयर रप्चर हो गई। रप्चर हो गई तो क्यों हुई, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या था, काफी डाउन था। प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन था तो इसने किसको स्टिमुलेट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड ने किसको रिलीज कर दिया, एफएसएच को। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है जब रिलीज हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, एग की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई, एग बनना शुरू हो गया। ये यहाँ पे क्या है कि प्राइमरी फॉलिकल, फिर ये प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं ना, एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, और जो ये थी ये एंडोमेट्रियम, इसकी थिकनेस भी बढ़ती जा रही है। कितने 2 to 3 mm जो है थिकनेस, वो उसकी इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद क्या हुआ, एफएसएच ने जितना मैच्योर करना था कर दिया, उसके बाद ये साइज को और इंक्रीज नहीं कर सकता। फिर इसने फिर से स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसने किसको रिलीज किया, एलएच को। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे इसके पास आया, उसने इस पूरे ग्राफियन फॉलिकल को क्या कर दिया, रप्चर कर दिया। रप्चर करते ही इसके अंदर क्या था, सेकेंडरी oocyte, वो इसके अंदर से बाहर निकल गया। जब एलएच का लेवल बढ़ता है तो उसको बोल देते हैं एलएच सर्ज। क्या बोल देते हैं, एलएच सर्ज। और इस टाइम पीरियड को बोल देते हैं हम 14th डे ओव्यूलेशन। 14th डे पे हुआ है, ओव्यूलेशन हुआ है। ये जो बीच का बाहर निकल गया सेकेंडरी oocyte, उसके बाद जो रिमेनिंग बॉडी है वो क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम की। इसलिए इस फेज को बोल देते हैं ल्यूटियल फेज। फेज को क्या बोल देते हैं, ल्यूटियल फेज बोल देते हैं। ठीक है, इस टाइम पीरियड पे क्या है कि थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा प्रोजेस्टेरोन का। क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, इसलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। बट हमेशा के लिए तो नहीं कर सकता ना, कुछ टाइम पीरियड के लिए ही करेगा, कुछ डेज के लिए ही करेगा। उसके बाद ये भी क्या हो गया, अब डिजेनरेट। इसके डिजेनरेट होते ही प्रोजेस्टेरोन कहाँ गया, बिल्कुल डाउन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन जाते ही एंडोमेट्रियम भी क्या हो जाएगी, अब रप्चर हो जाएगी, उसकी थिकनेस बढ़ने स्टार्ट नहीं होएगी। तो ये हमने पढ़ा है अपना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस तरह से चेंजेस आते हैं। यहाँ तक तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट हमें शुरू करना है वो है हमारा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है बच्चों, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट्स मतलब मेल और फीमेल जो दोनों के हैप्लॉइड गैमेट हैं, उनका फ्यूजन होना और उनके फ्यूजन से एक डिप्लॉइड जाइगोट का बनना, ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर स्पर्म की क्या क्या अप्रोच होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है फर्टिलाइजेशन में वो बन जाएगा हमारा अप्रोच ऑफ स्पर्म। अप्रोच ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो अप्रोच में देखो क्या क्या होगा, सबसे पहले है इजैक्यूलेशन, क्योंकि भाई मेल में से जब इजैक्यूलेशन होगा तभी तो स्पर्म रिलीज होंगे, तभी तो फीमेल की बॉडी तक जाएंगे। तो इजैक्यूलेशन, मेल के अंदर जब एक टाइम पर इजैक्यूलेशन होता है तो कितना होता है टोटल, 3 से लेकर के 3.5 मिलीमीटर एक टाइम पर इतना सीमेन रिलीज होता है बाय इजैक्यूलेशन। सीमेन जो है उसकी टोटल इतनी कंसंट्रेशन होती है, और इस सीमेन में लगभग 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। मतलब इतना सीमेन जो है उसमें से इतने क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे जब रिलीज होता है ना मेल में से, इजैक्यूलेशन होता है, तो वो इजैक्यूलेशन कहाँ डिपोजिट होता है, डिपोजिट इन द फीमेल विजाइना। फीमेल विजाइना, फीमेल का जो विजाइनल पार्ट जो है, फीमेल का जो विजाइनल पार्ट जो है उसी में जाकर के ये सारे क्या होते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जितने टोटल स्पर्म हैं उनमें से 60% जो है स्पर्म वो तो होते हैं नॉर्मल, और जो 40% है वो कैसे होते हैं, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है विगरस, और विगरस का मतलब होता है कि किसी की मोटिलिटी कम है, कोई फिजिकली अच्छा नहीं है, या फिर किसी के अंदर पूरी तरह से जितने न्यूट्रिएंट होने चाहिए वो नहीं है, किसी में माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम नहीं कर रहा है।
तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ 60% ही नॉर्मल है। अब फ्यूजन जो है वो किस में से हो पाएगा, इन 60 में से, ये 40 में से कुछ नहीं हो पाएगा, ये पहले से ही कैसे हैं, एबनॉर्मल है। ठीक है, तो अब क्या है बेटा, ये अप्रोच में पढ़ लिया ना हमने, इजैक्यूलेशन हो गया, स्पर्म इतने हो गए, ठीक है, सीमेन की इतनी कंसंट्रेशन है। अब हम पढ़ते हैं कि भाई जब स्पर्म फीमेल की बॉडी में जा चुका है तो उसको कई सारे बैरियर उसके सामने आते हैं और कई सारी हेल्पफुल चीजें उसके पास होती हैं। पहले तो पढ़ लेते हैं हेल्प टू स्पर्म। स्पर्म जो है उसकी हेल्प कैसे कैसे होती है, हेल्प टू स्पर्म्स। तो कैसे कैसे होएगी हेल्प, कौन कौन हेल्प कर रहा है। सबसे फर्स्ट है इसमें लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल, लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल। स्पर्म के पास एक लॉन्ग टेल होती है, स्पर्म के पास एक लॉन्ग टेल होती है और वो टेल क्या है, वो मोटिलिटी को मेंटेन रखती है, उसी की वजह से स्पर्म जो है वो मूव कर पाता है। तो ये क्या है, ये हो गया इसका लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल, ये हेल्प कर रहा है। सेकंड जो है वो है सम प्रोस्टाग्लैंडिन, सम प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो क्या है बेटा, एक तरह का केमिकल है, ये एक तरह का केमिकल है जो स्पर्म में से रिलीज हो, जो सीमेन में टोटल प्रेजेंट था। अब ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करता है इन वेजाइनल पार्ट। वेजाइना में जहां पर डिपोजिशन हुआ ना, तो वहीं से कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, स्पर्म मूव करेंगे और साथ साथ में पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट भी करवाता है। पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। जब इस तरह से मूवमेंट होती है तो स्पर्म क्या होते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये भी क्या है, हेल्प हो रही है स्पर्म की। थर्ड है एस्पिरेशन मूवमेंट ऑफ यूट्रस, एस्पिरेशन मूवमेंट ऑफ यूट्रस। अब देखो यूट्रस जो है वो भी किसका बना हुआ है, यूट्रस किसका बना हुआ है, उसमें भी स्मूथ मसल्स हैं क्योंकि 3 लेयर होती हैं स्मूथ मसल्स। बीच वाली लेयर क्या है, मायोमेट्रियम। तो मसल्स है ना, स्मूथ मसल्स, तो वो भी क्या करेंगी, वो भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती हैं। जब स्पर्म आगे बढ़ते हैं तो यूट्रस जो है वो भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन। जब उसकी ये मूवमेंट होती है तो स्पर्म क्या है, वो आगे की तरफ जंप करते हैं जितनी बार भी ये मूवमेंट होती है, तो उसको बोलते हैं एस्पिरेशन मूवमेंट ऑफ द यूट्रस। तो ये क्या है, ये स्पर्म की हेल्प कर रही है ये चीजें। एक तो ये टेल हेल्प कर रही है, लैशिंग मूवमेंट, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन भी कर रहे हैं, केमिकल्स जो है एक तरह का, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है जिसकी वजह से स्पर्म जो है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और फिर यूट्रस भी हेल्प करवा रहा है। यूट्रस कैसे करवा रहा है, वो एस्पिरेशन मूवमेंट करवा रहा है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जितनी बार भी उसमें इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो स्पर्म आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये तो हो गया कि हेल्प किस किसने की। सेकेंड हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि बैरियर कौन कौन से हैं। स्पर्म जो है उसके लिए बैरियर का काम कौन कौन कर रहा है फीमेल की बॉडी में जब वो गए। तो सबसे पहला बैरियर है एंडोमेट्रियम लेयर। सबसे फर्स्ट बैरियर जो है वो क्या है, एंडोमेट्रियम लेयर जो है उसकी थिकनेस। एंडोमेट्रियम लेयर जो है उसकी थिकनेस, उसकी थिकनेस जो है वो क्या कर रही है, एक तरह से बैरियर का काम कर रही है। जैसे देखो ये क्या है, ये यूट्रस है, तो थिकनेस कुछ इस तरह से हो गई ना, इस तरह से। अब ये इस तरह से होगी तो स्पर्म को कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे 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 ऐसे। और अगर और ज्यादा थिकनेस बढ़ गई तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ से एक तरह से ब्लॉक हो जाएगा, तो स्पर्म किस तरह से जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो ये क्या है, एक तरह से बैरियर है, बहुत बड़ा बैरियर जो स्पर्म को रुकावट के लिए तैयार मिलता है। सेकंड जो है वो क्या है बेटा, बैरियर में एसिडिक मीडियम इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मतलब फीमेल का जो पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसकी पीएच जो है वो एसिडिक पीएच होगी। तो वो पीएच किसके लिए सबसे नुकसान देगी, स्पर्म के लिए। तो स्पर्म जो है वो एसिडिक पीएच में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं।
तो इसलिए उनकी क्या हो जाएगी, वहां से डेथ हो जाएगी। थर्ड है फेगोसिटिक सेल। अब फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है उसमें बहुत सारी सेल जो है वो फेगोसाइट सेल होती हैं। और फेगोसाइट सेल कौन सी होती हैं, जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल बाहर से आए तो उसको एनगल्फ कर ले, कोई इंजर्ड सेल है तो उसको एनगल्फ कर ले। तो जब स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो ये फेगोसाइट सेल क्या सोचती हैं कि ये भी फॉरेन पार्टिकल हैं और बहुत सारे स्पर्म को ये खा जाती हैं। तो एक तरह से ये भी क्या है, उसके लिए बैरियर है, ये भी क्या है, रुकावट पैदा कर रही है। तो ये तो बेटा हमने पढ़ लिया अप्रोचेस ऑफ स्पर्म। सेकंड जो है फर्टिलाइजेशन में वो हम पढ़ेंगे कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। सेकंड पॉइंट जो है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन देखो होता क्या है, इट इज द फंक्शनल मेच्योरिटी, इट इज द फंक्शनल मेच्योरिटी इन स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो क्या है ये कैपेसिटेशन जो है वो एक कैपेसिटी होती है स्पर्म की, जब उसमें फंक्शनल मैच्योरिटी आ जाती है, जब वो फीमेल के जो जेनिटल पार्ट है उसमें पहुंच चुका है। तो देखो किस किस तरह से आती है। सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड स्टीरोल present on the head part of sperm removed by chemical release in female रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। देखो अब क्या है कि कैपेसिटेशन जो है उसमें सबसे पहले क्या होगा कि भाई जो ये ह्यूमन स्पर्म है, दिखाते हैं इनको ड्रॉ करके, जैसे क्या है ह्यूमन स्पर्म है, ठीक है, ये एक्रोसोम है, ये यहाँ पे हम दिखा देंगे कि जो ये न्यूक्लियाई था, ठीक है, तो ये एक्रोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसमें कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और कुछ एक स्टीरोल होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही फीमेल के जेनिटल पार्ट में गया तो वहां पे क्या है, फीमेल में से कुछ केमिकल रिलीज हुआ जो इसके साथ रिएक्ट करेगा और इन सबको क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव। सबसे पहले क्या हुआ, इन सबको यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव, ठीक है, रिमूव कर दिया। जैसे ही रिमूव किया तो दूसरा यहाँ से दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हो गई, वो क्या है, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। तो जो कैल्शियम आयन है वो यहाँ से क्या करने लगे, अंदर जाने लगे, और कैल्शियम आयन ने अंदर जाकर के क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होने से स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब जैसे ही ये पॉइंट हुआ कंप्लीट, उसके बाद क्या हुआ, थर्ड पॉइंट स्टार्ट हो गया, और वो क्या है, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। अब देखो ये क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं है, एक्चुअली में एक तरह का क्या होता है, सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है स्पर्म का और एग का। तो फर्टिलाइजिंग क्या है, ये केमिकल है जो कि रिलीज होता है एग में से, मतलब ओवम में से, और ये भी क्या है, ये भी एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो कि रिलीज हुआ है किसमें से, स्पर्म में से।
ठीक है। अब जो एग में से ये रिलीज हुआ, ये आगे क्या बनाएगा, ये बनाता है स्पर्मोफिलिक साइट। क्या बनाता है, स्पर्मोफिलिक साइट बनाता है। क्या बनाता है, स्पर्मोफिलिक साइट बनाता है। और ये स्पर्मोफिलिक साइट जो है ये एग के बाहर प्रेजेंट होती हैं, और इन्हीं साइट पर जितनी साइट का नंबर होता है उतने ही स्पर्म एक बार में फ्यूज हो सकते हैं, उससे ज्यादा स्पर्म फ्यूज नहीं हो सकते। देखो कैसे, जैसे कि ये है एग, ये एग है, ठीक है, इसके बाहर क्या है, ये बन गई स्पर्मोफिलिक साइट, ये बन गई, ये क्या बन गई यहाँ पे, स्पर्मोफिलिक साइट बन गई, ठीक है। अब ये स्पर्मोफिलिक साइट जो बनी है फर्टिलाइजिंग केमिकल से, इनमें क्या होगा, स्पर्म जितनी साइट है उतने स्पर्म फ्यूज हो सकते हैं। ये जैसे ये 4 और 5, जैसे जितनी साइट है ना, जितना साइट का नंबर है उतने ही क्या है, स्पर्म फ्यूज हो सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, यूनिकनेस जो है, यूनिकनेस ऑफ द स्पर्म, यूनिकनेस ऑफ द स्पर्म, मतलब स्पर्म जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो एक साथ नहीं आ सकते, बहुत कम आ सकते हैं। देखो बेटा, जब क्या होता है कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो हैं वो रिलीज हुए मेल में से, उनमें से क्या होता है, कुछ एक जो हैं वो तो पहले से ही खराब है, 40%, 60% नॉर्मल थे। उन 60% में से भी कुछ एक बैरियर के थ्रू क्या हो गए, रुकावट आ गए और वो बॉडी से वैसे बाहर हो गए। जो आगे की तरफ बढ़े उनमें से सिर्फ 100 जो होंगे, 100 से लेकर 120 तक फेलोपियन ट्यूब में जाएंगे, और उसमें से भी फेलोपियन ट्यूब में से एम्पुला तक पहुंचते 10 से 20 बच जाते हैं। और उन 10 से 20 में से भी जो यहाँ पे स्पर्मोफिलिक में फिट हो गए वो हो गए, बाकी जितने बच गए वो सारे क्या हैं, वेस्ट हैं। और इतने सारों में से जितने ये यहाँ पे हैं, इनमें से भी जो सबसे पहले मेम्ब्रेन को रप्चर करके अंदर चला जाएगा वही आगे फ्यूजन करेगा, बाकी सारे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये यूनिकनेस के लिए है, मतलब बहुत ज्यादा स्पर्म जो है वो एक साथ एंटर नहीं हो सकते, जो स्पर्मोफिलिक साइट पे बाइंड हो गए वही आगे क्या करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब कई बार ये पूछा जाता है कि स्पर्म जो है वो किस स्पीड से मूव करते हैं, किस स्पीड से मूव करते हैं, 1 to 4 mm इन पर मिनट, 1 to 4 mm इतने मिलीमीटर पर मिनट, एक मिनट में इतना मूवमेंट उनका होता है स्पर्म का, ठीक है। चलो अब देखो, ये हो गया स्पर्मोफिलिक, ठीक है, इतना शायद समझ में आ गया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, रिमूवल ऑफ, रिलीज ऑफ स्पर्मोलाइसिस, रिलीज ऑफ स्पर्मोलाइसिस। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो लेयर है एग की उनको रप्चर किया जाएगा। सबसे पहले क्या है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और क्या है सेकंड, हाइड्रोनिडेज एंजाइम, थर्ड क्या है, एक्रोसीन एंजाइम, ठीक है। अब देखो ये किस किस तरह से हेल्प करते हैं। सबसे पहले कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है वो क्या करेंगे, जो कोरोना रेडिएटा लेयर है वो क्या है, वो बहुत सारी फॉलिक्यूलर लेयर से मिलकर बनी हुई है। तो कोरोना रेडिएटा लेयर जो है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उसको डाइजेस्ट को तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है, डाइजेशन उसको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, इसलिए इसको कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम भी बोलते हैं। बट वही जब इसको डाइजेस्ट करना पड़ गया तो कोरोना जो है उसमें तो कुछ ऐसी लेयर थी ना, कई ऐसी लेयर थी, बहुत सारी लेयर प्रेजेंट थी, तो उसको तोड़ना इतना आसान तो नहीं था ना, बहुत सारी फॉलिकल थी, तो उनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, हाइड्रोनिक एसिड, ये ना इस तरह से, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे ये वाला एंजाइम आएगा। ये एंजाइम जो है ये क्या करेगा, जो इसके बीच में फ्लूइड है हाइड्रोनिक एसिड, उसको ये एंजाइम क्या कर देगा, रिलीज
अब जैसे जैसे वो केमिकल यहाँ से रिलीज होएगा तो ये सारी सेल आपस में क्या होती जाएंगी, अलग अलग। तो क्या हो गया, ये लेयर यहाँ से रप्चर हो गई, इसकी हेल्प से रप्चर हो गई। थर्ड जो है वो है एक्रोसिन। एक्रोसिन क्या करेगा, एक्रोसिन जोना पेलुसिडा जो है उसको रप्चर करेगा, उसका ब्रेकडाउन करेगा। एक्रोसिन किसका करेगा, जोना पेलुसिडा को रप्चर कर देगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे हमने बताया है कि स्पर्मोलाइसिस जो है वो किस तरह से करेगा, स्पर्मोलाइसिस कैसे करवाएगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है, कोरोना रेडिएटा को तोड़ देंगे। कोरोना रेडिएटा में बहुत सारी सेल थी, फॉलिक्यूलर लेयर बहुत सारी थी, तो उनके बीच में जो फ्लूइड था वो कौन सा होता है, हाइड्रोनिक एसिड होता है। उस एसिड को रिमूव करने के लिए एंजाइम आया, इस एंजाइम ने उस एसिड को बीच में से हटा दिया, तो पूरी की पूरी जितने भी सेल आपस में चिपकी हुई थी वो सारी टूट गई। तो वो लेयर तो टूट गई। उसके बाद एक्रोसिन, एक्रोसिन क्या करेगा, जस्ट उसके बाद जो लेयर है जोना पेलुसिडा उसको रप्चर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जो है फर्टिलाइजेशन का वो है स्टार्ट मियोसिस 2, स्टार्ट मियोसिस 2। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि जब oogenesis में मैंने कहा था कि मियोसिस 2 कब होती है, जब फ्यूजन होता है एग का और स्पर्म का, तब मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 1 तो पहले हो जाती है जब फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, तो 2 कब होती है, जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है। तो देखो कब होएगी, जब क्या होगा, फ्यूजन ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट टाइम पर जब स्पर्म आकर के क्या करेगा, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होएगा, मेम्ब्रेन को एक तरह से टच करेगा। फर्स्ट फ्यूजन एक तरह से क्या है कि ये फर्स्ट फ्यूजन है किसका, स्पर्म का, किसके साथ, एग की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया, तब क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। और देखो मियोसिस 2 कैसे होगा, जैसे ये क्या है, एग था, अब ये जो स्पर्म था ये आया इस तरह से और इसने क्या कर दिया, इस तरह से यहाँ पे फ्यूजन किया। जैसे ये करेगा, यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियाई है, जैसे ये फ्यूजन करेगा तब क्या होगा, फ्यूजन के टाइम पर ही मियोसिस 2 हुआ। और मियोसिस 2 में क्या होता है, कुछ इस तरह का डिवीजन हो जाता है। ये क्या था, एक अनइक्वल डिवीजन हुआ है, क्या हुआ है, ये अनइक्वल डिवीजन हुआ है। इसमें क्या है, ये पोलर बॉडी बनी है और साइटोप्लाज्मा जो है वो इक्वल डिवाइड यहाँ पे नहीं हुआ है। तो इसीलिए जनरली हम क्या बोलते हैं कि एग जो होता है उसमें यॉक का कंटेंट कम हो जाता है, क्योंकि इस तरह से डिवीजन हो गया है। ये जो है ये तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन गया है, और ये जो है या इक्वल डिवीजन से ये पोलर बॉडी बन गई है, सेकंड पोलर बॉडी, पहली बनी थी मियोसिस 1 में, ठीक है। तो ये इस तरह से हुआ है, जब फर्स्ट फ्यूजन होता है स्पर्म का एग की मेम्ब्रेन पर जैसे ही, तो मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 2 में क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होगा, एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और इस तरह से ये फ्यूज होगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पे जो मियोसिस स्टार्ट हुई है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, अब कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन, अब ये कॉर्टिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, देखो कॉर्टिकल रिएक्शन कैसे होगी। ये है मेम्ब्रेन, ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन है ये, की वाइटिलाइन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है, वाइटिलाइन मेम्ब्रेन है। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो एग जो है उसमें क्या है, एक तो बाहर की तरफ ये फ्लूइड भरा हुआ था कॉर्टेक्स वाली साइड पे, इसको क्या बोल दिया था, एक्सोप्लाज्मा। क्या बोल दिया था, एक्सोप्लाज्मा। और एक क्या था, अंदर भी प्रेजेंट था फ्लूइड जो था वो सेंटर में भी था, उसको क्या बोल दिया था, ooप्लाज्मा। क्या बोल दिया था, ooप्लाज्मा बोल दिया था, ठीक है। तो जो ये बाहर ये प्रेजेंट है एक्सोप्लाज्मा, इसमें क्या होते हैं, इस तरह से कुछ ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं। जो ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं उन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है, जो स्पर्म, जैसे बहुत सारे स्पर्म थे बट एक जो है उसने क्या कर दिया, कुछ इस तरह से मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन को वहां से जिधर से वो आ रहा है उधर से थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, तो तभी क्या है, ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये रिएक्शन होएगी तब होगा क्या होगा तब, जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, तो इस मेम्ब्रेन में से जितने भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल हैं ये मेम्ब्रेन के पास आकर के कुछ इस तरह से चिपक जाएंगे।
क्या हो जाएंगे, मेम्ब्रेन के पास आकर के ये चिपक गए। और जैसे ये चिपकते हैं तो जो नीचे जो ये फ्लूइड था ये अलग हो जाता है और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल ऊपर हो जाते हैं। मतलब एक तरह से क्या है, जो ये मेम्ब्रेन है ये कैसे हो जाती है, कुछ इस तरह से हो जाती है मेम्ब्रेन। और ये सारा का सारा फ्लूइड तो यहाँ इकट्ठा हो गया और जो ये मेम्ब्रेन थी ये क्या हो गई, कुछ इस तरह से हो गई। मतलब उधर से क्या हो गई, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ हो गई, ठीक है मेम्ब्रेन। और ये स्पेस आ गया, ये जो यहाँ पे स्पेस आया, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरी वाइटिलाइन स्पेस। पेरी वाइटिलाइन स्पेस, ठीक है। अब ये स्पेस आया क्यों है, ताकि जिसका ये फ्यूजन हो गया ना वो तो चलो अंदर आ जाए, बट बाकी जितने स्पर्म जो बाहर है ना वो बाहर ही बच जाएं। जैसे जो स्पर्म ऐसे है ना जो मेम्ब्रेन के साथ लगे हुए हैं, जिनको जो अंदर आना चाह रहे हैं, तो जैसे ये गैप बन गया तो गैप का मतलब क्या है, ये बाहर ही रह जाएंगे, अब इसको क्रॉस करके ये अंदर नहीं आ पाएंगे। तो कॉर्टिकल रिएक्शन जो है वो क्या करती है, ये पॉलीस्पर्मी को रोकती है, प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, क्या करती है, पॉलीस्पर्मी को रोकती है, ठीक है। तो इसलिए कॉर्टिकल रिएक्शन हुई। मतलब बाहर जो एक्सोप्लाज्मा में जितने कॉर्टिकल ग्रेन्यूल थे वो मेम्ब्रेन के पास जाकर के चिपक गए, और जब कोई एक जो स्पर्म था जिसने मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर रखा था वो तो अंदर अब आएगा, बट जो बाहर जो दूसरे चिपके हुए थे तो स्पेस बन गया ना, वैसे तो स्पेस बन गया तो वो बाहर ही रहेंगे, इसको क्रॉस करके फ्लूइड में अंदर नहीं जा पाएंगे। तो ये क्या करता है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है, रोकने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, गैमेटिक न्यूक्लियाई फ्यूजन। गैमेटिक मतलब जो गैमेट्स जो है उनके न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन होगा। जैसे ये है एग, ठीक है, और इसी के ऊपर क्या है, ये स्पर्म है। स्पर्म को कुछ इस तरह से दिखाएंगे क्योंकि उसने रप्चर कर दिया है। ये क्या था, उसका न्यूक्लियाई है उसके अंदर, ठीक है। और ये है एग का न्यूक्लियाई, जर्मिनल वेसिकल बोला था उसको। ये जो है ये क्या हो गया, यहाँ से रिलीज हो गया, रिलीज होकर के ये भी यहाँ पे इस तरह से आ गया। इसके साथ साथ इसमें सेंट्रियोल भी थे, वो सेंट्रियोल भी आ गए यहाँ पे। ये क्या है, इसके सेंट्रियोल्स भी है, दो सेंट्रियोल थे, एक था पीसी और एक था डीसी। तो ये क्या है, स्पर्म का न्यूक्लियाई, ये क्या है, एग का न्यूक्लियाई। अब इन दोनों में आपस में क्या होगा, फ्यूजन। ये दोनों कैसे थे, हैप्लॉइड हैप्लॉइड थे, दोनों में हुआ फ्यूजन। फ्यूजन हो गया तो एक स्ट्रक्चर जो बना वो क्या बना हमारा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो सिर्फ न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, सिनकैरियन। क्या बोल देंगे, सिनकैरियन। या फिर क्या है कि ये जायगोट है, क्या बना है, ये जायगोट है, ठीक है। तो क्या है, इस तरह से ये फ्यूजन हो गया था, यहाँ से न्यूक्लियाई रिलीज हुआ, ये फीमेल ये एग का था, तो दोनों में क्या हुआ, फ्यूजन। ये मैटरनल न्यूक्लियाई, ये पैटर्नल है। फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो बना तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस का फ्यूजन है तो सिनकैरियन बोल देंगे। 23 क्रोमोसोम जो थे वो मेल के थे, 23 जो थे वो फीमेल के थे, क्योंकि हैप्लॉइड है दोनों। और ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो बन गया वो जायगोट का बन गया। इसका मतलब क्या है कि वेरिएशन जो है वो उसमें आएंगी ही आएंगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, जीन्स जो हैं उनमें वेरिएशन आएंगी। तो यहाँ तक जो है वो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, ये फर्टिलाइजेशन हो गया कंप्लीट। इससे आगे अब क्या होगा कि जब फ्यूजन हो गया, जायगोट बन गया, तो जायगोट के बाद डिवीजन, क्लीवेज कैसे होगा, तो क्लीवेज में किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, वो सारी चीजें आएंगी इसमें। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि जो हमने फर्टिलाइजेशन अभी पढ़ा है उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं, फर्स्ट इसमें फ्यूजन होता है, किसका, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स,
जब फ्यूजन होता है तो क्या होता है, फिर जेनेटिक वेरिएशन आती है। क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आती है। ठीक है, और क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में मियोसिस 2 भी हुआ था, है ना, मियोसिस 2। और क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिटेन्ड बाय एग। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को रिटेन कर देता है एग। फोर्थ जो है वो क्या हो गया, ए डिप्लॉयड जाइगोट formed by the fusion of gametes। तो डिप्लॉयड है तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, 46 होगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या होगा, फिर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनका रेट फास्ट हो जाएगा। जब ये फ्यूजन हो जाएगा उसके बाद फिर क्या होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी है वो भी फास्ट हो जाएंगी, और जो सेल जो फ्यूज करके बनी है वो O2 जो है उसका अपटेक जो है वो ज्यादा करेगी। तो ये चीजें क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ये बढ़ जाती है चीजें। ठीक है, और क्या हुआ इसमें, एक 6th पॉइंट और लिख देते हैं हम यहाँ पे। सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल्स थे ना स्पर्म के पास, एग के पास तो नहीं होते, सेंट्रियोल्स स्टार्ट फर्स्ट ज़ाइगोटिक डिवीजन। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, ये फर्स्ट ज़ाइगोटिक डिवीजन जो है उसको शो करते हैं। तो ये बेटा हमने बताया है कि फर्टिलाइजेशन की सिग्निफिकेंस क्या क्या है। आपका ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है कि फर्टिलाइजेशन की सिग्निफिकेंस जो है उनमें फ्यूजन हुआ, जेनेटिक वेरिएशन आ गई, फिर मियोसिस 2 भी हुई, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को रिटेन कर दिया एग ने, एक डिप्लॉयड जो स्ट्रक्चर बना था फ्यूजन के बाद वो जाइगोट का था जिसमें टोटल क्रोमोसोम का नंबर 46 था। जो स्पर्म के अंदर सेंट्रियोल होते हैं वो फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन करते हैं, और जैसे ही जो फ्यूजन के बाद जो नई बॉडी बनी है उसमें O2 का अपटेक ज्यादा हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल की एक्टिविटी फास्ट हो जाती है, और साथ साथ में क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी हाई हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ तक, मतलब फर्टिलाइजेशन जो है उसकी सिग्निफिकेंस कर लिए। इससे आगे हम अभी पढ़ेंगे क्लीवेज क्या होता है। मतलब जो यहाँ पर जाइगोट बना है, एक डिप्लॉयड जाइगोट जो बना है उसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा रिपीटेड फॉर्म में। माइटोटिक डिवीजन होगा बिल्कुल रिपीटेड फॉर्म में, और वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, मोरुला बनेगा या फिर ब्लास्टुला बनेगा, किस तरह से बनेगा, किस तरह से डिवीजन होगा, जाइगोट बनने के कितने टाइम के बाद डिवीजन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक इसको बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में अपने बढ़िया सी वीडियो के साथ। और अगर आपका इस पूरे लेक्चर में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालना उसको, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको करके दूंगी। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो जब तक हमारी आती है तब तक इसको अच्छे से कर लो, कोई डाउट हो तो उसको पूछो आप। तो पढ़ते रहो एंड खुश रहो। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। थैंक यू।